Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Sorts. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स यानी कि कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली डेफिनेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन टू सिस्टम्स आर इन कांटेक्ट दे एक्सचेंज हीट अंटिल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि जब भी कोई दो सिस्टम अगर टच में है, जिस तरीके से मान लेते हैं ये एक सिस्टम है, इस तरीके से यहाँ पे ये ए सिस्टम है और ये बी सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो सिस्टम है हमारे पास। ये दोनों आपस में क्या है, टच में है। अगर ये दोनों क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ए का जो टेम्परेचर है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, सो अगर T1 ग्रेटर देन है T2 से, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कांटेक्ट में है आपस में दोनों। और बीच में जो वॉल है इनके बीच में वो कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। तो ये टेम्परेचर एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब हीट एक्सचेंज करेंगे जब तक जब तक इनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। यानी कि T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट हम किसको कहते हैं, जब कोई भी दो सिस्टम है उन दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होती है। और वो हीट एक्सचेंज कब तक होएगी, जब तक उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, किसी भी थर्मोडायनेमिकल स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की हेल्प से हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रेशर और वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि सिमिलर होंगे, दोनों के प्रेशर और वॉल्यूम सेम होना जरूरी नहीं है। सेम क्या होएगा, यहाँ पे जिनका टेम्परेचर सेम है उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास, नो हीट फ्लो, नो नेट हीट फ्लो occurs once thermal equilibrium is achieved। यानी कि एक बार जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो कोई भी वहां पे हीट फ्लो नहीं होता है। यानी कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो उसके बाद कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो चेंज होगा हीट के अंदर वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हमने एक कप ऑफ टी रखी हुई है, गर्म कप है, गर्म है चाय उसमें। तो थोड़ी देर बाद अगर हम देखें तो उसका टेम्परेचर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, रूम टेम्परेचर के इक्वल क्यों होगा वो, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहा है, हीट को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, सो होटर बॉडी से कोल्डर बॉडी हीट क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। और जैसे ही दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर कोई भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी भी तीसरे सिस्टम के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे दो सिस्टम लिए थे ए और बी, एक सिस्टम और ले लेते हैं हम, जैसे कि ये ए और बी हमारे पास दो सिस्टम थे। ठीक है, और हमने एक तीसरा सिस्टम और ले लिया है यहाँ पे, इस तरीके से। ये एक तीसरा सिस्टम है, इसके साथ कंडक्ट है। ठीक है, अब मान लेते हैं ए और ए जो है वो क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरीके से बी जो है वो क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए किसके इक्वल है, टेम्परेचर ऑफ सी के। और टेम्परेचर ऑफ बी किसके इक्वल है, टेम्परेचर ऑफ सी के। यानी कि ये आपस में दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक बार जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक छोटी सी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो तरीके की वॉल होती हैं, एक होती है डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक, और एक होती है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। डायाथर्मिक जो वॉल होती है उसको हम कंडक्टिंग वॉल भी बोल सकते हैं, कंडक्टिंग। और ये कैसी होती हैं,
नॉन कंडक्टिंग होती हैं। ठीक है। सो ये कंडक्टिंग वॉल होती हैं और ये कैसी होती हैं, नॉन कंडक्टिंग होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ए और बी सिस्टम है, इन इसके बीच की जो वॉल है वो कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। और सी के बीच की एंड ए और बी के साथ जो है उसकी जो वॉल्स है वो कैसी हैं, कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है। ये हमारे पास कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल को हम इस तरीके से, यानी कि जो वॉल है उसके बीच में इस तरीके से डॉट 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 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं। जिस तरीके से ये, अगर मान लेते हैं हमारे पास कैसी है, एडियाबेटिक है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग को इस तरीके से करते हैं और कंडक्टिंग को किस तरीके से करते हैं, इसके बीच में डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास इसके बीच में कैसी वॉल है, नॉन कंडक्टिंग है। और इसके बीच में कैसी वॉल है हमारे पास, कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग वॉल है तो ये क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है। सो अगर ये जिस तरीके से टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी है, टेम्परेचर बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी है, तो ये आपस में भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी दो सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. I hope this is clear to all. Now let's move to the next topic. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट क्या होती है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाते, कोई भी दो सिस्टम अगर हैं, उनके टेम्परेचर अगर दोनों के सेम हैं, तो वहां पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है। सो वहां पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तभी क्या होती है, हीट एक्सचेंज होती है। सो हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या करती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अब जैसे भी कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, कोई भी गैस हमारे पास फिल की हुई है। ठीक है। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हीट की वजह से जैसे ही उनको हीट देंगे या फिर उनके कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से उसके अंदर कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इसकी स्टेट की वजह से, यानी कि जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है या फिर इसकी स्टेट है उसकी वजह से इसके अंदर और कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। इन दोनों का जो सम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं इसके इंटरनल एनर्जी। ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन ए सिस्टम। ठीक है। यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होती है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, जो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, उनके स्टेट की वजह से या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। दोनों के सम को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी जो है वो कैसा वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल है इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जो चेंज हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कोई सिस्टम है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में उसमें चेंज हुआ और फिर फाइनल से वो वापस से कहाँ पे आ गया, इनिशियल स्टेट पे आ गया। तो उस केस में इसकी इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर वापस से स्टेट सेम हो जाती है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। So this is all about internal energy. Now our next term is work. Work क्या है? Energy transferred when a
फोर्स मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस, यानी कि किसी भी फोर्स की हेल्प से, यानी कि जिस तरीके से इसमें अगर पिस्टन लगा हुआ है, जैसे कि अगर थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में हम बात करें, तो अगर इसको हम कुछ हीट दे रहे हैं, ठीक है, सो अगर हीट दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जैसे ही हीट मिलेगी उनको, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे। दैट मीन्स क्या होगी, एक्सपेंड होगी गैस। गैस इधर एक्सपेंड होएगी, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स पिस्टन जो है वो कहाँ पे मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो मान लेते हैं ये इसकी पोजीशन है, यानी कि एक्सपेंड होने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, ये इसके अंदर कुछ डिस्टेंस डी एक्स, या फिर उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, इसने चेंज करी है, ठीक है। सो इसकी वजह से जो यहाँ पे मतलब जो इस इंटरनल जो भी हमने यहाँ पे हीट दी है इसको, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। यानी कि यहाँ से हमने इसको कुछ एनर्जी दी है, उस एनर्जी की वजह से इसके अंदर क्या हुआ है, डिस्टेंस हुई है या फिर डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, ठीक है। सो यानी कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन क्या है। मान लेते हैं किसी भी सिस्टम को क्यू हमने हीट दी है, तो वो जो क्यू हीट है वो क्या होती है, कुछ तो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी की जो बच गई, यानी कि वर्क डन में जो एनर्जी यूज हुई है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, तो बाकी की जो एनर्जी बच गई है हमारे पास, वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। Now, our next topic is first law of thermodynamics. So, जो first law of thermodynamics है वो totally based है conservation of energy पे। conservation of energy क्या कहता है कि energy can neither be created and nor be destroyed, यानी कि energy जो है ना तो उसको हम create कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क डन। यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है कि जो हमने इसको हीट दी है, अमाउंट ऑफ हीट किसी भी सिस्टम को हमने दी है, उसका जो मतलब जो टोटल जो हीट है उसकी, वो किसके इक्वल होएगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि कुछ तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और कुछ किस कहाँ पे यूज होती है, वर्क डन में यूज होती है। जो चीज हमने पीछे डिस्कस करी थी सेम वही चीज है, ठीक है। और यहाँ पे ये एनर्जी कंजर्वेशन को किस तरीके से फॉलो कर रहा है, जैसे कि हमने क्या दी है, इसको हीट दी है। हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी ही है, हीट दी है इसको। तो ये जो हीट है ये किस में चेंज हुई है, कुछ तो वर्क में चेंज हुई है, और कुछ किस में चेंज हुई है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुई है। वर्क क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। और ये क्या है, यू क्या है, ये भी इंटरनल एनर्जी है, यानी कि जो हीट थी वो भी एक टाइप की एनर्जी है, और ये भी क्या है, एनर्जी है। दैट मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी बस यहाँ पे क्या हुई है, चेंज हुई है। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। सो यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे डेल क्यू क्या है, डेल्टा क्यू इज द चेंज इन हीट, यानी कि कुछ हीट उसको हमने जो जो भी हीट सिस्टम को हमने दी है, चेंज इन हीट, वो हीट जो है किसके इक्वल हो जाएगी, कुछ तो वर्क डन के अंदर यूज हो जाएगी, और बाकी की जो हीट बच गई है वो कहाँ पे जाएगी, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम के अंदर रहेगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यानी कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जितनी भी हीट हम किसी भी सिस्टम को देंगे, वो हीट एनर्जी जो है कुछ तो उस सिस्टम के ऊपर वर्क डन करने में यूज हो जाएगी, बाकी की जो एनर्जी है वो उस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में रहेगी, ठीक है। नाउ ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। अब यहाँ पे Q जो है वो हीट सप्लाइड है, W क्या है, वर्क वर्क डन बाय द सिस्टम है, या फिर ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन जो है, वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या किस तरीके से लिखते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास,
पी डेल वी होता है, डेल वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। सो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये बहुत सारी जगह पे आगे यूज होने वाली है, सो इसको याद रखना है। ठीक है, नाउ साइन कन्वेंशन। सो साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, अब जैसे कि मान लेते हैं किसी भी सिस्टम में हमारे पास गैस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर गैस फिल कर रखी है इस कंटेनर में। अब ये गैस जो है ये क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, सो अगर ये गैस एक्सपेंड कर रही है, सिस्टम क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है। ठीक है, यानी कि जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको भी हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, हमारा सिस्टम है। उसको छोड़ के उसके आसपास का जितना भी एरिया है, जितनी भी चीजें हैं वो किस में आती हैं, सराउंडिंग में आती हैं। ठीक है, सो ये हमारा सिस्टम है। अब यहाँ पे मान लेते हैं गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है। सो गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि गैस जो है वो इसके ऊपर क्या कर रही है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इस तरीके से इसके प्रेशर को कम कर रही है। प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, सो दूसरा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि बाहर से एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर रहे हैं, या फिर इसके हीट को कम करके, टेम्परेचर को कम करके गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका साइन कन्वेंशन है, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, जैसे कि वर्क डन बाय द गैस क्या हो गया, वर्क डन बाय द गैस, यानी कि गैस काम कर रही है। गैस काम कर रही है तो क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, मतलब गैस अपने आप वर्क कर रही है। ठीक है, सो हमारा फायदा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चीज है। ठीक है, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि हमें काम करना पड़ रहा है, तो हमें काम करना पड़ रहा है, हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमारी एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। दैट मीन्स उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सो ये है इसको याद रखने का तरीका। सो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर इसका ऑपोजिट होता है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic is specific heat of a substance. Specific heat क्या है किसी भी substance की? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg, या फिर यहाँ पे 1 kg की जगह पे हम unit mass भी बोल सकते हैं, unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी कि किसी भी चीज का 1 kg सब्सटेंस का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि उसकी 1 डिग्री सेल्सियस से उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है, यानी कि इतने टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितने भी हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, सो यहाँ पे एस जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो कौन सी हीट है जो हम उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, एम क्या है उसका जो अमाउंट है। ठीक है, सो एस इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एस विल बी इक्वल्स टू 1 बाई एम डेल क्यू
divided by delta T. So this is the specific heat of a substance. ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे कि यहाँ पे क्या है, हीट है, सो हीट की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। ठीक है, नीचे क्या है? मास, यानी कि एम क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो उसका मास है वो। ठीक है, सो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एंड टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। सो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. Now, our next topic is molar specific heat. Molar specific heat क्या है? The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance. यानी कि उसमें क्या था? 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस या फिर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, और इसमें क्या है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. मोलर लग गया आगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोल हो जाएगा. ठीक है, सो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस. ठीक है, बाई 1 डिग्री और 1 केल्विन. इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल टी. ये तो किसके लिए है? डेल क्यू किसके लिए है? जो हीट हम उसको दे रहे हैं. ठीक है, जो हीट सप्लाई जो हम दे रहे हैं. डेल क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? चेंज इन टेम्परेचर. और ये जो सी है, यही क्या है हमारे पास? मोलर स्पेसिफिक हीट है. सो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/n. एंड एन उधर जाएगा. फिर यहाँ पे क्या था हमारे पास? डेल क्यू था. और ये डेल्टा टी भी उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा. सो दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट. ठीक है, ये आ जाएगा. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हीट की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल. एंड एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल और केल्विन. ठीक है, सो जूल मोल, जूल पर मोल केल्विन. ठीक है. Now, our next topic, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? दिस इज 4186 जूल केजी, सॉरी जूल पर केजी केल्विन. ठीक है, ये होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट. ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर स्लाइटली वेरीज विद टेम्परेचर. इट्स स्पेसिफिक हीट इज लोअर एट हाइयर टेम्परेचर. यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यानी कि अगर ऑलरेडी उसका टेम्परेचर ज्यादा है या फिर उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो भी होएगा उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा. सो ऑलरेडी अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको हमें टेम्परेचर को रेज करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी. तो इसीलिए क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर टेम्परेचर कम है तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. ठीक है. Next is molar specific heat at constant volume. Molar specific heat at constant volume क्या होती है? Heat required to temperature of 1 mole of a gas by 1 degree keeping volume constant. ठीक है, यानी कि जैसे कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या थी कि 1 मोल ऑफ ए गैस के टेम्परेचर को रेज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. अगर उसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के फिर उसका टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं सी वी से. यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल यू इक्वल्स टू एन सी वी, डेल यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. और CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CV क्या है हमारे पास यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो दिस विल बी 1/n. और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल U डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. सो दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो लास्ट एक्सप्रेशन था हमारे पास वहां पे यहाँ पे इसकी जगह पे क्या था? डेल्टा क्यू था. ठीक है, सो ये डेल्टा क्यू कहाँ पे चला गया? जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था, डेल क्यू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है?
पी डेल वी होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यानी कि उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। सो चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल यू। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे डेल क्यू की जगह पे क्या आया है, डेल यू आया है। ठीक है, सो I hope this is clear to all. Now our next topic is molar specific heat at constant pressure. ठीक है, सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, यानी कि 1 ऑफ ए गैस का टेम्परेचर रेज करना है हमें 1 डिग्री सेल्सियस से, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। इस बार क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास डेल क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल यू प्लस पी डी डेल वी आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो इस बार वर्क डन जीरो नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल क्यू इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, सीपी क्या है यहाँ पे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी विल बी इक्वल्स टू, ये एन उधर डिवाइड में चला जाएगा, 1/n डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो दिस विल बी सीपी। ठीक है, दैट मीन स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट pressure. So I hope this is clear to all. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ आज की जो क्लास में हमने डिस्कस करे हैं, जो भी बेसिक डेफिनेशंस थे, जो भी बेसिक टर्म्स जो थी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, और क्या डिस्कस करेंगे, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं उसके लिए सीपी और सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीजें हम नेक्स्ट, इनका डेरिवेशन नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।